Talk with Dak. Talk with Dak. Talk with Dak. वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून. आप सुन रहे हैं 107. मैं हूं दानिश और साथ ही प्रोग्राम में आज हमारे साथ नईम हैदर साहब के अलावा डॉक्टर आयशा मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेपीएमसी की और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं. हम बात कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, खास तौर से डॉक्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. और लाइव हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से अली नकवी साहब, नकवी एंड एसोसिएट से. नकवी साहब, 100 बातों की एक बात कि हर काम आदमी करता है कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ पैसे बनाने के लिए. तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत मोतबर और बहुत ज्यादा डिवोटेड प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कनाडा जाएगा तो क्यों जाएगा? इसीलिए जाएगा कि वो थोड़े बहुत पैसे अच्छे बना सके, अपनी कुछ सेविंग कर सके. तो एक एवरेज इनकम जो है वो एक डॉक्टर की वहां पर कितनी है? डॉक्टर बनने के बाद और वंस यू आर अ डॉक्टर इन ऑन्टेरियो फॉर एग्जाम्पल, आप 3 लाख कनेडियन डॉलर्स की बिलिंग की कैप है. ऑन्टेरियो में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है. सारे 8 सूबों और 2 टेरिटरीज में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है. आप हुकूमतें, जो सूबे की हुकूमत है उसको बिल करते हैं और सूबे की हुकूमत डॉक्टर्स को बिल करती है. तो एक जनरल फिजिशियन के लिए 3 लाख डॉलर साल की कैप है. और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो एक अवामी सिस्टम है, जहाँ कोई मिलियनर और कोई होमलेस आदमी एक ही तरह बैठ के और एक ही अस्पताल में और एक ही तरह के डॉक्टर के पास जाता है और यहाँ पे इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है. डॉक्टर्स मेरे ख्याल में डेंटिस्ट और डॉक्टर्स सबसे एफ्लुएंट ऑक्यूपेशन हैं, सबसे वेल टू डू ऑक्यूपेशन हैं कनाडा में. डेंटल सर्जन और डेंटिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ये कानून के खिलाफ है. अच्छा. एल्बर्टा में कुछ उन्होंने इख्तरा की है प्राइवेट प्रैक्टिस की, लेकिन वो भी वैसी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं जैसे पाकिस्तान में. तो लेकिन जब तक आप अपने इम्तहान दे रहे होते हैं और चैलेंजिंग एग्जाम्स और रेजिडेंसी सिचुएशन के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त तक मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स या फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ लोग अपनी फील्ड से बाहर काम करते हैं और कुछ लोग फील्ड के अंदर काम करते हैं. जो लोग फील्ड के अंदर काम करते हैं, मैंने गुजारिश की बतौर से डॉक्टर हम करते हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे हॉस्पिटल्स, एक्सरे फैसिलिटीज में, लेबोरेटरीज में, थेरेपी क्लिनिक्स में वो काम करते हैं. तो वो अपनी फील्ड में ही होते हैं, अपने रवाबित वो बनाते हैं. उनकी ओरिएंटेशन कैनेडियन जो सूरत हाल है उसमें होती रहती है. तो रेडियोलॉजिस्ट, सोनोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियंस, एक बहुत लंबी फहरिस्त है. मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम करते हैं और कर सकते हैं. इनमें से कुछ शोबों में लोकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जिनके इम्तहानात हमारे डॉक्टर्स के लिए काफी एक्सेसिबल हैं और काफी, नहीं कहना चाहिए इम्तहान आसान नहीं होता, लेकिन हमारे डॉक्टर काफी आसानी से इम्तहान पास करते हैं और इनमें इन शोबों में मुलाजमतें अवेलेबल हैं. तो आप एक तरफ अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरे मेडिकल फील्ड में आप बतौर टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन काम कर रहे हो. ठीक है. और दूसरी बात ये कि जब एक डॉक्टर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो क्या उसको फैमिली इमिग्रेशन मिलती है या वो पहले खुद जाता है और उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए भी स्पॉन्सरशिप या जो कुछ भी है वो कर सकता है? हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन फैमिली स्टूडेंट है और ये सब अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. आपको मैं नंबर्स बता दूं कि आप कोई भी बात आपसे अगर मिस हो जाए या कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें रिगार्डिंग इमिग्रेशन टू कनाडा, तो आप टैग दी अमेरिकन सेंटर, गुलशन इकबाल, कराची में हेड ऑफिस है, वहां फोन कर सकते हैं.
कराची का नंबर है 34961018 और डिफेंस में जो ऑफिस है टैग का वहां के नंबर है 35388401 या फिर आप प्रोग्राम के बाद नईम हैदर साहब से डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं 0300-825-6069. आई रिपीट 0300-825-6069. अली नकवी साहब को अगर आप राब्ता करना चाहते हैं कनाडा में तो वहां के नंबर्स हैं, कोड है शहर का 416-234-0514. ये कंप्लीट नंबर है 416-234-0514 और फैक्स नंबर है 416-234-0661 या फिर आप नकवी साहब के सेल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 416-895-1552 या फिर आप ईमेल कर सकते हैं अली नकवी ALINAQVI@rogers.com. तो ये मुकम्मल तफसीलात हैं जिनके थ्रू आपको मालूमात हो जाएगी. कराची में जो नईम साहब हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नकवी एंड एसोसिएट को, तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जाके मिलिए, अपना पूरा केस बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए. उसके बाद नईम हैदर साहब आपकी असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करने के बाद आपको बताएंगे कि आया कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं. और उसमें जरा सी आसानी हो जाती है कि 1-to-1 मुलाकात से जरा बहुत सारी चीजें, बहुत से लोग फोन करते हैं और फोन पे ही सारी मालूमात लेना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा मुनासिब भी नहीं रहता कि जब आप एक चीज में सीरियस हैं तो आप जाइए, विजिट कीजिए, मिलिए और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप सारा. जी दानिश, इसका प्रोसेस ये है कि जब भी कोई एप्लीकेंट या जो चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए वो हमसे मिलते हैं तो हम उनके क्रेडेंशियल्स को कनाडा भेजते हैं. वी गेट देयर असेसमेंट फ्रॉम अली नकवी साहब. वंस ही सेज दैट वी कैन रिटेन देम, उसके बाद हम उनका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. राइट. डॉक्टर आयशा की तरफ आएंगे. डॉक्टर आयशा, अब आपका क्या सवाल है? अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि हमारे जैसे और भी डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ है और किसी का मेडिकल आ जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लग रहा होता है. मैं एक जनरल आइडिया लेना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे एक दफा मेडिकल आ जाता है तो उसमें तकरीबन कितने टाइम के बाद आपको अगर वो ओके कर देते हैं तो आपको ओके करते हैं और फिर आपको कितने अरसे के अंदर जाना पड़ता है पहली दफा, और मिनिमम कितना रहना पड़ता है एट स्ट्रेच या उस वक्त के आप अपना जो भी सेटिंग है वो कर लें, क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना भी मुश्किल लगता है कि आपको एट स्ट्रेच कितनी देर रहना होगा. तो वो क्या तरीका होगा जाने का और वहां रहने का? डॉक्टर साहब, जब मेडिकल आता है किसी एप्लीकेंट को तो और आप मेडिकल करवाती हैं दिलपड़ पाकिस्तान में डेजिग्नेटेड डॉक्टर से, वो मेडिकल कमीशन हाई कमीशन लंदन को 2 से 4 महीने के दौरान क्लियर होकर पहुंचता है. पाकिस्तान का जो रीजनल मेडिकल सेंटर है, प्रोसेस सेंटर है, वो न्यू दिल्ली है. तो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो फाइल होती है वो न्यू दिल्ली जाती है. न्यू दिल्ली क्लियर होने के बाद कमीशन हाई कमीशन लंदन भेजता है, जहां आप सारी फाइल पहुंच जाएगी. जब उनके पास मेडिकल पहुंच जाता है तो पेंडिंग के आपकी बारी कब आती है अगले प्रोसेस के लिए, उसमें 30 दिन कम से कम लगते हैं. एवरेज टाइम उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूजुअली 6 महीने के अंदर, तो 30 दिन हो सकते हैं, वो 6 महीने हो सकते हैं. आपको फिर खत आता है कि अब अपना पासपोर्ट आप फॉरवर्ड करने स्टैंपिंग वीजा के लिए, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जब आपका इमिग्रेंट वीजा स्टैंप होके आता है तो उसकी वैलिडिटी एग्जैक्टली 365 दिन होती है, यानी 7 महीने 1 साल. आपकी डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो बिलफर्ज आपने 1 जनवरी 2011 को अगर मेडिकल करवाया था तो 31 दिसंबर 2011 या 1 जनवरी 2012 आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी इमिग्रेंट वीजा की, और उस डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले आपको कैनेडा तशरीफ लाना जरूरी है. कोई प्रोविजन नहीं है कानून में उस डेट ऑफ एक्सपायरी की एक्सटेंशन की. ठीक. और आपका आखिरी जो हिस्सा था सवाल का वो ये कि कनाडा इमिग्रेट करने के बाद अगर आप बिलफर्ज 1 जनवरी 2011 को इमिग्रेट करती हैं तो उसके अगले 5 साल में कम से कम 2 साल यानी 730 डेज आपका कनाडा में रहना लाजमी है. वो आप एक स्ट्रेच में 730 डेज रहें
या आप 730 विजिट्स में 730 डेज रहें, आपकी फिजिकल प्रेजेंस मिनिमम रिक्वायर्ड है 730 5 साल के अरसे, 50 ईयर के अरसे। अच्छा, इसमें एक बात ये बताइएगा कि जैसे बच्चे होते हैं, अब जिनके बच्चे 16-17 साल के या छोटे होते हैं वो तो डिपेंडेंट्स में आते हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा अभी 17 का है, बाय द टाइम मुझे जाना हो ही बी समथिंग लाइक 18 और प्लस, तो क्या ये एज जब होती है बच्चों की तो उसमें भी वो हमारे ही वीजा पे जाके वहां पर एडमिशन्स करा सकते हैं स्कूल्स में, और स्कूल्स की जो होती हैं पेमेंट्स ये सब स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, आई सपोज, आई थिंक। हाई स्कूल तक एक तो ये कि बच्चों की डिपेंडेंसी की एज 22 साल है कैनेडियन इमिग्रेशन के मकासद के लिए, और हाई स्कूल तक 100% फ्री है तालीम, और हाई स्कूल के बाद सूबाई हुकूमतें असिस्टेंस देती हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज तालीम के लिए, जैसे ओंटारियो में से ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्लान कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में ब्रिटिश कोलंबिया असिस्टेंस प्रोग्राम है, इस तरह हर सूबे में ये सस्ता तरीन असिस्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, और आप तालीम खत्म करने के कुछ हफ्ते के बाद इसकी रीपेमेंट शुरू करते हैं, और उसमें भी आपको अक्सर एक्सटेंशन मिल जाती है अगर आपकी आमदनी वक्त करना शुरू है। तो ये सिचुएशन है, तो आप ये यू कैन सेफली से कि वालिदैन की जेब से पैसे खर्च नहीं होते, चाहे बच्चे पीएचडी की मदद। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपसे बात करके तो हौसला, सीरियसली हौसला बहुत बुलंद हो गया है मेरा खुद का भी, एंड आई होप कि अगर और डॉक्टर्स को भी पता चलेगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी अगर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं तो वो हमें देना चाहिए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जैसे अगर हम वहाँ पहुंच जाते हैं शुरू में और हम एकदम से सेट नहीं होना चाहते, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम शुरू में जब हम एंटर करें कनाडा तो अपना जो भी काम है वो इनिशियली कितने एरिया में टाइम पीरियड में खत्म करके वापस आ जाएं और फिर जाके रहें? उतना जैसे मैंने गुजारिश की, आपको 5 साल के अर्से में 730 दिन कनाडा में रहना है। तो अच्छा। फर्ज करें आप कोई इमिग्रेंट 1 जनवरी को लैंड करता है और वो वापस चला जाता है पाकिस्तान जी, अपनी लैंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, तो वो 3 साल में 1 दिन कम, तो पहले 5 साल में 3 साल और उसमें 1 दिन कम बाहर रह सकता है, और फिर वापस आके अपने पूरे बाकी 2 साल पूरे कर सकता है। अच्छा, दिस इज वेरी गुड। ठीक है जी। अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है लाइव फ्रॉम कनाडा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स के प्रोफेशन के हवाले से कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में, और डॉक्टर आयशा हमारी मेहमान हैं आज, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपीएमसी और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। नईम हैदर साहब भी तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम में, और आपका कोई भी सवाल है तो अब चूंकि हम लास्ट सेशन करेंगे प्रोग्राम का, तो उस दौरान में आपके सवालात हम शामिल कर सकते हैं। हमें डॉक्टर तनवीर का सवाल एसएमएस के थ्रू मौसूल हो गया, तो डॉक्टर तनवीर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका सवाल मैं अभी कुछ ही देर में अली नकवी साहब तक पहुंचा देता हूं। जब तक आप 111-111-107 या फिर 1313 पर 107 लिखने के बाद स्पेस दें और अपना नाम और पैगाम और सवाल जो कुछ भी है वो लिखिए और भेज दीजिए 1313 पर इस ब्रेक के दौरान में।